अच्छा भाई, कल की क्लास तक हमने अपनी बुक रीडिंग कर ली थी और कुछ हद तक हमने अपने रिस्क असेसमेंट कवर किए थे। आज हम उसमें एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जिसने FAR 2 किया है, जिसने नहीं किया, वो सब एक पेज पे होने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक मैंने हेडिंग डाली हुई है, मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस की। यानी पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं होता क्या है। मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस का मतलब ये है कि आपने किसी से एग्रीमेंट किया, किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप अपना ये प्रॉमिस फुलफिल करेंगे, और उसमें साथ साथ 2-3 चीज़ें और हैं। एग्जाम्पल, भाई अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेट्स से मैं अपने ससुर की एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे मामू ही हैं, तो होता ही है कि भाई वो बाइक बेचते हैं, शुरू में उनका बाइक का। अब वो बाइक बेचने के साथ साथ 2 सर्विसेज भी फ्री देते हैं। 2 सर्विसेज भी, यानी मैं अगर उसमें ऑयल चेंज करवाना है या उसकी सर्विस करवानी है तो वो 2 बार फ्री होगा 3-3 महीने के अंदर। तो मैंने मामू से पूछा, अपने ससुर से, मैंने कहा भाई ये बताएं कि आप जो पैसे लेते हैं बाइक बेचने के, वो किसके पैसे हैं? बाइक बेचने के भी हैं या सर्विस के भी हैं? उन्होंने कहा बाइक बेचने के। मैंने कहा नहीं मामू जान तो नहीं, अब ससुर ही कहूँगा। मैंने कहा ससुर जी ये गलत है। तो वो बोल रहे हैं भाई क्यों गलत है? मैंने कहा भाई जो आपने पैसे लिए हैं वो 3 चीज़ों के हैं, एक तो बाइक और 2 सर्विसेज। तो उसने बोला लंबी नहीं करी, अकाउंटिंग मेरे सामने नहीं कर, तुझे बता करना क्या है। भाई वो तो सीधा सीधा पर्चे पे लिखते ना, वो तो अकाउंटिंग नहीं करते। वो बोले मुझे मत सिखा, मतलब टेक्निकली बाप को मत सिखा कह रहे थे। सही है कह रहे थे। तो मैंने कहा कि देखिए मैं आपको सिखा नहीं है ना, मैं सिर्फ अपनी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ कि आपके पास आपकी ऑब्लिगेशन 3 है। बोला हाँ है, 3 है, एक बाइक 2 सर्विस। तो बोला मैं करूं क्या इसका? मैंने कहा भाई आप जब रेवेन्यू, जब बाइक लेके गया कोई बंदा, तो आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है सिर्फ उस बाइक का। तो वो बोल रहा है कि जो बाकी पैसे वो देके गया उसका मैं क्या करूं? मैंने कहा उसको आप लायबिलिटी के तौर पर रखेंगे। तो बोल रहा है मैं लायबिलिटी के तौर पे क्यों रखूं? मैंने कहा उसको लायबिलिटी के तौर पे इसलिए रखेंगे क्योंकि हो सकता है कि आपको ये पैसे वापस करने पड़े हैं अगर आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। यानी मैंने कहा देख आप खुद कह रहे हैं कि आपकी ऑब्लिगेशन 3 है, एक बाइक 2 सर्विसेज। तो जैसे ही आपने एक बाइक उसको डिलीवर की, तो उस पूरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से आपने सिर्फ बाइक की हद तक रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है, जब तक वो 3 महीने लैप्स हो जाए और वो बंदा आ ना जाए। फिर मामू पूछते हैं भाई अगर मुझे एक बात बता, अगर 3 महीने में बैठा रहा, मैंने इनकम नहीं बुक की, अपनी रेवेन्यू नहीं बुक किया, और वो बंदा नहीं आया, मैंने कहा तब इनकम बुक कर लेना। क्यों? क्योंकि उसने वो वारंटी पीरियड एक्सपायर हो गया। तो बोले यानी तुम कहना चाह रहे हो कि मैं जो पैसे आज लिए हैं उसको 3 हिस्सों में ब्रेक करूं? कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में ब्रेक करूं। अच्छा, मैंने कहा 3 हिस्सों में क्यों ब्रेक करेंगे आप? क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 3 है। अच्छा, अब इस कहानी से जरा ऑडिट पे लेके आते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इदारे पे आप जाएं, किसी कंपनी का ऑडिट करने जाएं, और उस कंपनी ने रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हुए हमारे ससुर वाली गलती की हो, पूरा रेवेन्यू एक ही जगह टीप दिया हो? ऐसा है? तो हम ये कह सकते हैं देयर इज अ रिस्क that different performance obligations might not have been identified properly. देखो अभी जैसे दुआ ने लिखा ना यहाँ पे कि ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये तो हमने बहुत ही बड़ी बात कर दी। हम तो टारगेटेड बात करेंगे, IFRS 15 की बात करेंगे। IFRS 15 आपको ये कहता है, जो कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने नहीं किया होगा क्योंकि FAR 2 में भी वो स्टेप इन हुए, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ FAR 1 वाले, उन्होंने मुझसे कसम उठवाई थी कि आप साथ साथ करवाएंगे, मैंने कहा मैं कराऊंगा। सही है, तो वो मैं बता रहा हूं साथ साथ। IFRS 15 आपको ये कहता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने से पहले अपने आप से एक सवाल करें कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी कितनी ऑब्लिगेशंस हैं? हमने कहा 3। तो भाई ये गलती हो सकती है किससे? इदारे से। या तो गलती हो सकती है या तो जानबूझ के किया होगा। अब क्योंकि हो सकता है कि हमारी बीवी सुन रही हो, तो हमने कहा मेरे ससुर तो मासूम है, उन्हें तो इनोसेंट मिस्टेक की, पर हो सकता है कि कोई जानबूझ के करे। सही है, हमारे ससुर नहीं कर सकते ऐसा। सही है,
तो भाई वो सुनती है ना यूट्यूब पे, कभी वो चैनल लगा हुआ है ना हमारे टीवी पे, तो आता कभी चला लेती है, वो सुनती है कि क्या बातें कर रहा है हमारे लिए, तो वो चेक एंड बैलेंस है, इसको हम कहते हैं कंट्रोल। क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल। ये वीक नहीं हो सकता कभी, ऊपर से हमारा कभी भी बैठ के देख रहा होता है, सही है ना, वो बैठ के मुझे देखता है, फिर कोई तफरी आती है उसको पता नहीं कि बोला क्या, फिर भी हंसता है, सही है, खैर वो तो अलग बात है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या समझने की बात है, आप लोगों को अगर किसी इदारे में जाना है ऑडिट के लिए, तो आप अगर ये देखते हैं कि एक इदारा है जिसमें एक ही चीज में मल्टीपल चीजें ऑफर हो रही हैं, तो आपका उस इदारे में हमेशा से ये रिस्क रहेगा कि मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आइडेंटिफाई ना हुई। देखो यहां पे जैसे बाइक है और सर्विस है, तो कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, वैसे 2 दिख रही हैं, पर अगर 2 सर्विस है तो 3 हो गई। अब आओ मैं तुम्हें टेलीकॉम से कनेक्ट करता हूं। सुपर कार्ड का नाम सुना है? सुपर कार्ड में इंटरनेट भी होता है, मिनट्स भी होते हैं, ऑन नेट, ऑफ नेट और एसएमएस। मेरे हिसाब से मुझे लगता है, आप लोगों को भी लगना चाहिए, 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो जब मैं टेलीनॉर का ऑडिट कर रहा हूं, यूफोन का ऑडिट कर रहा हूं, जैस का ऑडिट कर रहा हूं, इंडस्ट्री प्रैक्टिस याद है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक मैटर्स, तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक मैटर्स में देखो वो तो अंग्रेजी लिखी हुई है यार, प्रैक्टिकलिटी से लिंक करो उसको। जब मैं इस इदारे पे गया ना, मेरा सबसे पहला सवाल ये था, भाईजान परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को ब्रेक कैसे करते हो? वो अजीब सा मुंह बना है, ब्रेक का मतलब? अच्छा, मेरा वहाँ पे रिस्क का पैरामीटर ऊपर चला गया। मैंने कहा भाई इसको तो पता ही नहीं है। मैंने कहा भाईजान परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हुए अगर एक बंदे ने सुपर कार्ड के पैसे दिए, उसमें से कितना एलोकेट करते हो एसएमएस को, कितना एलोकेट करते हो कॉल्स को, कितना एलोकेट करते हो इंटरनेट को। तो ये एलोकेशन कैसे होती है पता भी है? इसमें बोला हाँ हाँ ये मुझे याद आया, ये हम करते हैं, ये बनाया हुआ है। मैंने बोला चलो भाई सही है। तो क्या उसकी बात पे यकीन कर लूँ या चेक करूँ? तो क्या मेरा शक गलत था? गलत तो नहीं था, सही है जी। IFRS 15 का कॉन्सेप्ट अगेन देते हैं, सही है, केस लिंक करके दे देते हैं। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, IFRS 15 आपको क्या कहता है? बिफोर रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू यू नीड टू आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस। देखो यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो बोलता है भाई रेवेन्यू रिकॉर्ड करना इतना आसान नहीं है, ये कोई दुकान नहीं है, ये अकाउंटिंग हो रही है कंपनी की। तो बिफोर यू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू आफ्टर रिसीविंग कैश, आपने एक काम करना है, आपने आइडेंटिफाई करनी है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी अपने प्रोमिसेस जो कि एक से ज्यादा हो सकते हैं एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो आपने कहा पहले तो वो आइडेंटिफाई कर लो, ऐसा ही है। तो हमने कहा IFRS 15 की कंप्लायंस हो सकता है कि इदारे ने ना की हो, बट एट द सेम टाइम हम कह रहे हैं कि भाई इदारे ने नहीं की तो आपका तो रिस्क है ना, तो क्या ये रिस्क गलत है? अच्छा, अब एक बेवकूफ बच्चा पेपर में गया, उसमें लिखा हुआ है कि वो सिर्फ फूड रेस्टोरेंट चलाता है और वो फूड बेचता है, कुछ भी नहीं। वहां पे लिख के आ रहा है देयर इज अ रिस्क दैट डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माइट नॉट हैव बीन सेटिस्फाइड। वहां पे है ही नहीं, वो एक ही है। ये वाली चौरंगी कब आएगी? जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक से ज्यादा हो। अच्छा, तो अब यहाँ पे तला अहमद कुछ कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। मानिया कह रही है 4 कैसे हैं सर? सुपर कार्ड में जब हम कार्ड खरीदते हैं तो हमने उसी वक्त तो सब कुछ मिल जाता है, आपको तो सब कुछ मिल जाता है, पर क्या आप यूज उसको एक ही वक्त में करते हैं? यानी मानिए आपको जैसे सुपर कार्ड मिला, आपने बोला मैं इसको ताई जान को, पुप्पी जान को, सबको कॉल करूंगी, पूरा इंटरनेट पूरा खोल के फेंक दूंगी, चलता रहेगा, एक दिन में सब खत्म, या ओवर द पीरियड। तो मतलब यह है कि उस पूरे पैकेज के अंदर कितने पैसे आपने एसएमएस को अलॉट किए, क्योंकि जब एसएमएस यूज होगा तो उसका रेवेन्यू बुक होगा, क्योंकि एक ही प्राइस में कितने मजे? 4। तो वो 4 के 4 मजे अलग अलग ब्रेक होने चाहिए, आइडेंटिफाई होने चाहिए। पहले बताओ सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का मतलब समझ आता है? अब उस पूरे, प्लीज सुनना, उस पूरे को प्लीज सुनना। सर फर्स्ट स्टेप नहीं लिखा है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। भाई कॉन्ट्रैक्ट तो बोल दिया ना, हमें सिखा दिया है, बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा। कॉन्ट्रैक्ट है तो आगे बढ़े हो ना, सही है। चलें प्लीज फोकस के साथ चलें, सही है, अच्छी बात बोली इसने, आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ, मेरी नॉलेज में इजाफा किया इसने, शुक्र। खैर फोकस के साथ, भाई हमें पंचायत आइडेंटिफाइंग कॉन्ट्रैक्ट से नहीं है, उसके अंदर भाई अगर तुम सुपर कार्ड लेने गए, तुमने उसको पैसे दिए, ये कहलाता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे तो नहीं है वो दस्तखत करेगा, बोलेगा लिख इस पे तूने मुझसे सुपर कार्ड लिया,
नहीं है ना, एग्जाम्पल में वो एम्प्लॉयड की भी बात करता है, सही है ना। तो IFRS में नहीं करना भाई मेरे से इधर। खैर वापस से अच्छी बात है, उसने एक एडिशन की। अच्छा भाई सर ये इंश्योरेंस कंपनी में भी डिफरेंट परफॉर्मेंस की ऑब्लिगेशन होती है ना? नहीं, कैसे होती हैं? इंश्योरेंस में अभी तक तो मैंने आपको कोई ऐसा सीन भी नहीं बताया, या तो मरोगे या जियोगे। अगर लाइफ इंश्योरेंस कराई है तो आपने प्रीमियम दिया, वो इनकम बुक करेगा, खत्म। मर गए तो एक्सपेंस आपको मिलेगा, घर वालों को, मतलब मैयत पे तो नहीं रख के जाएगा ना, ये ले अपने साथ ले जाओ ऊपर, सही है। तो ऐसा नहीं हो सकता सर, अगर हम कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते उस पैकेज में से तो यूफोन पैसे तो वापस नहीं देगा ना, बिल्कुल नहीं देगा। एक्सपायर हो जाएगा तो इनकम बुक हो जाएगी। अच्छा अभी फोकस के साथ बच्चों सुनना इधर प्लीज सारे बच्चे। क्या मैंने आपको वो पैसे 4 प्रॉमिसेस पे एलोकेट करना सिखाया? नहीं सिखाया भाई, अभी वो बात ही नहीं की। अभी तो हम बकवास इस चीज की कर रहे हैं कि पहले देखो उसके अंदर प्रॉमिसेस हैं कितने। अगर प्रॉमिस आइडेंटिफाई नहीं होंगे तो जो पैसे हैं इन सब पे एलोकेट भी, तो एलोकेशन इज द सेकेंड स्टेप। प्राइमरी स्टेप क्या है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना। तुम में से किसी ने बता दिया तो मजा आ जाएगा। हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस? ऑपरेशंस को समझ के, जैसे मैं सुपर कार्ड कह रहा हूं, ये ऑपरेशंस है ना, तो मुझे पता है अगर मैं एटलस होंडा का ऑडिट कर रहा हूं तो एटलस होंडा, जैसे अभी मुझे कंपनी ने कार दी है तो वो उसमें लिखा हुआ था, मुझे जब कार रिसीव हुई तो उसमें लिखा हुआ था आपकी 2 सर्विसेज साल की फ्री हैं। तो एटलस होंडा की या टोयोटा की कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी? 3। एक कार का प्रोवाइड करना और 2 सर्विसेज। तो जो ऑडिटर जैसे PwC अगर टोयोटा का ऑडिट कर रहा है तो वो जब रेवेन्यू चेक कर रहा होगा तो वो पहले ये देखेगा कि जितने भी पैसे EY की तरफ से इनको गए वो कितने हिस्सों में बटे होंगे? 3, क्योंकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 3 है। अब कैसे बड़े होंगे वो एक अलग बात है, पर पहला मकसद क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इंसानों की तरह आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए जो कि 1 से ज्यादा है। पहले बताओ, बात क्लियर है? चलें जी। अब सैफुर रहमान कह रहे हैं सर कार मिल गई, क्या उसका रेवेन्यू बुक हो जाएगा? यस। बाकी 2 का, पर बाकी 2 के पैसे कैसे बढ़ेंगे वो अभी मुझे सिखाना, सही है। अच्छा भाई, मोहम्मद मोहित कहते हैं सर अगर लास्ट डेट को रीन्यू करा लिया सुपर कार्ड तो फिर अगेन वही कहानी वापस चलेगी जो पहले दिन पे चली थी, क्या कहते हो भाई? अगर वही कहानी वापस से चलेगी ना, और पिछले वाले जो अनयूज होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में पड़े रहेंगे क्योंकि वो अब तक यूज, और ऐसे आप रीन्यू करवाते तक जब तक मर नहीं जाते तो तब तक वो कहां पड़े रहेंगे, और एक दिन तो लैप्स होंगे ना। या तो तुम बोलो कि मेरे मरने के बाद मेरी बेगम बच्चे चलाते रहेंगे, तो सही है, उसकी बुक्स में कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रहेगी, वो कब तक रेवेन्यू बुक नहीं होगी? जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाती। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। जब तक तुमने अपनी सर्विस नहीं दे दी तब तक तुम इनकम बुक नहीं करोगे। क्लियर है भाई? तो तुमने ये भी पूछ लिया कि भाई कब तक क्या करना है, रेवेन्यू कब तक बुक नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, सही जी। देखो फर्क सिर्फ कितना है भाई, IFRS 15 कहता है अनटिल एंड अनलेस तुमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तुम्हारा रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि तुम किसी से पैसे मांग नहीं सकते, तुम्हारा हक नहीं है उसके ऊपर जब तक तुमने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल नहीं की हो। क्लियर है? चलें जी। 2 सर्विस कौन सी हैं? रिपीट करते हैं। बाइक वाली, भाई ऑयल चेंज करवा लिया, सफाई करा ली बाइक की, तो ये तो अब ये गुर्बत वाले भी तो लोग हैं ना यहाँ पे, सर मैं खुद कर लूँगा सफाई, तो भाई जब खुद कर लेगा सफाई तो पे वो नहीं जाइए वहाँ पे, वो 3 महीने में खुद इनकम बन जाएगी उसकी, क्योंकि तुम गए नहीं, तुम्हें कॉल करके तो नहीं बोलेगा आजा भाई सफाई करा ले, सही है? सही है। रिस्क कैसे हो गया? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। वेरी गुड, वापस सुने भाई, मेरे मामू ने 2.5 लाख रुपए की बाइक बेची, सही है, उसमें कुछ पैसे सर्विस के भी हैं, अभी मैंने बांटना नहीं सिखाया। अगर मामू ने पैसे रिसीव करते ही, आप अज्यूम करें उन्होंने 15 दिसंबर को बाइक बेची है, पहली सर्विस ड्यू होगी 3 महीने के बाद, तो उन्होंने 15 दिसंबर पे जो बाइक बेची है उसमें रेवेन्यू सिर्फ किसका बुक करना चाहिए? बाइक का या सर्विस का? बाकी सर्विस के पैसे आए होंगे ना, हाँ, बट वो लायबिलिटी में पड़े होंगे, जिसको हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू, अनअर्न्ड रेवेन्यू अब तक की जबान में, और IFRS 15 की जबान में कॉन्ट्रैक्ट। ये कह रहे हैं रिस्क कैसे भाई? वो जो 2 चौरंगियां लायबिलिटी में होनी चाहिए वो भी किस में आ जाएंगी? रेवेन्यू में, जो क्या आनी
तो ये इसलिए हुआ होगा ना। अच्छा, ओवरऑल बेसिस पे एक ब्रॉडर टर्म में देखें तो रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू है, ऐसा ही है। पर स्पेसिफिक बात करें तो वो किस वजह से होगा? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की नॉन आइडेंटिफिकेशन की वजह से। क्लियर है? चलिए जी, ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, बात क्लियर है? सर वो वापस देगा सर्विस के पैसे अगर हम नहीं जाएं? नहीं देगा ना भाई। सुने, ताहा सिद्दीकी कह रहे हैं कि वो सर्विसेज के पैसे वापस देगा? नहीं, वो उस प्राइस में शामिल थे। अब वो कहेगा आओ या नहीं आओ, वो तुम्हारे ऊपर है। इस पैसे के अंदर, अच्छा मजे की बात क्या है, वो कहता है ये सर्विस फ्री है, पर उसके अंदर पैसे छुपे हुए होते। वो कहता क्या ये सर्विस, तो तुम वापस क्लेम नहीं कर सकते। बोलेगा चसी मैंने लिख के दिया था फ्री है, तो तुम बोलियो नहीं मैंने नहीं कराई तो इसलिए पैसे वापस दे दे। ऐसा तो कोई सीन नहीं है ना। सही है भाई? सरफराज कुरैशी कह रहे हैं हाउ वन कैन वेट फॉर सच लॉन्ग, मतलब किसके लिए वेट करेगा? देखो यार, जिंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको फॉर लॉन्ग वेट करना होता है, अगर आपको उससे इश्क हो। सही है? तो ये बड़ी गहरी बात है अगर आप समझ पाए। सरफराज, लोग अपनी ज़िंदगियां निकाल देते हैं वेट करते करते, पर कुछ हासिल नहीं होता, फिर उसको मामू की बेटी मिल जाती है। सही है? जल्दी बताओ भाई। सरफराज क्लियर है? अच्छा जी, फिर ये लायबिलिटी क्यों हुई सर जब वापस ही देनी है? वापस ही नहीं देना है बेटा। लायबिलिटी इसलिए हुई ना क्योंकि आपने अब तक वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया। मैं कह रहा हूं जब वो प्रॉमिस पूरा हो जाएगा तो आप रेवेन्यू बुक कर लें। चलो एग्जांपल देता हूं आपको ARTT की ना, यहीं पे रख के दे देते हैं। आप एग्जांपल दे रहा हूं, आपने आज पैसे जमा करा दी, अजम्पशन। सही है? हमने कैश डेबिट करके ना लायबिलिटी क्रेडिट की हुई अपने पास। क्यों? क्योंकि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। ओवर द पीरियड करूंगा मैं, जितना परसेंट कोर्स कंप्लीट होगा उतना रेवेन्यू बुक कर लूंगा, उतना मेरा राइट है। क्योंकि आप कभी फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं पेपर ड्रॉप कर रहा हूं या मुझे रिफंड है, मैं किसी और पैसे डाल रहा हूं, तो हम कहते हैं इतने परसेंट कटेगा, क्योंकि उतना परसेंट मैं रेवेन्यू बुक कर चुका हूँ, क्योंकि वो मेरी ऑब्लिगेशन है। आप पे बहस नहीं करेंगे मुझसे, आप बोलेंगे सही है भाई इतना तुमने बढ़ा दिया था, वो तो मेरी मसला है ना कि मैं नहीं ले रहा, तो मैं दूसरी चौरंगी पे शिफ्ट हो रहा हूँ, तो आपको पैसे कट के मिलेंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। ऐसा नहीं करना रेवेन्यू एक पीरियड में बुक करो, आगे जाके रिवर्स कर दो। बोले रेवेन्यू बुक नहीं करो जब तक आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल ना की हो। क्लियर है भाई? ओके जी सर, इस हिसाब से दो रिस्क हुए, एक तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का एंड सेकंड कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी को कम किया होगा। हाँ, दोनों बातें हो सकती हैं। सर सुपर कार्ड पर जो वॉल्यूम अक्यूमुलेट होता है वो तो एक्सपायर ही नहीं होगा ना। तो बेटा कब एक्सपायर नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल अब मैं अपनी वालदा का, अपनी बेगम का और अपनी बहन का, तीनों का सुपर कार्ड में लोड कराता हूँ ना, वो जिम्मेदारी हमारी है। अलग मैं बोलता हूँ भाई ये लोग पैसे करा लेने तो आप अपने अकाउंट से करें, उनको वो कैश फ्लो हिट ही नहीं करना। मैं बिजी था, मैं भूल गया, क्या हुआ? एक्सपायर हो गए। यूफोन मुझे कॉल करा, दादा तेरे घर वालों का रेवेन्यू बुक कर लिया। मेरा क्यों? बोला एक्सपायर हो गए थे सारे जो मिनट्स थे। अबे भाई कभी तो होंगे ना। अब तुम्हें क्या पंचायत है? बोल रहा भाई कैरी फॉरवर्ड ऐसे चलते रहेंगे, मैं क्या करूंगा? भाई जमा करते रहो, क्योंकि तुम जब उसको कह रहे हो कि तुम्हारे इतने मिनट्स हैं तुम यूज कर सकते हो, और वो भंगी यूज नहीं कर रहा, जमा किए जा रहा, तो तुम्हारा रेवेन्यू नहीं है ना। क्योंकि जब वो यूज करेगा तो उसका बेनिफिट लेगा, जब बेनिफिट लेगा तो क्या होगा? रेवेन्यू। पहले तो बात क्लियर है भाई, तुम्हें क्यों टेंशन है? सही है? जल्दी बताओ। सरफराज क्लियर है भाई? भाईजान क्लियर है? अच्छा फिर एक और चीज थी, सुनना, टेक्निकलिटीज देखो। फिर कुछ बंडल्स ऐसे होते हैं जो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, होते हैं ना। कुछ बंडल्स ऐसे होते हैं जो कैरी फॉरवर्ड, अब ये उन लोगों के लिए होते हैं 12 से 12, जो रात को 12 से सुबह 12 तक यूज करते हैं। हाँ तो है, क्या करें इसमें, मुझे पता है ना। तो हम तो ट्रेंड को देखते हैं ना, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, 12 से 12। तो हमने कहा 12 से 12 वाला कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, तो उसके ऊपर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैरी फॉरवर्ड होने का रिस्क, क्योंकि मैंने कहा आज 12 बजे शुरू हुआ, सुबह 12 बजे खत्म हो गया, कहानी जीरो, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। कैरी फॉरवर्ड का जहां रिस्क होता है वहां पे ये वाली चीजें आएंगी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माइट नॉट हैव बीन आइडेंटिफाइड। सही है भाई? क्लियर है? चलें जी। हाँ वो सही कह रहा है सर जी। 1 वीक वाले के लिए क्या होता है? अच्छा देखो, अगर 1 वीक वाला भी है ना, सुनना बच्चों, अगर एक 1 वीक वाला पैकेज है उसमें भी ऐसा हो सकता है कि वो कैरी फॉरवर्ड ना हो। तो अगर 1 वीक का पैकेज है तो उसको टाइम बेस पे करेंगे आप। लेट से 1 वीक में से 3 दिन गुजर चुके हैं, तो आप रेवेन्यू कितने दिन का बुक कर लें? 3 दिन का, क्योंकि आपको पता है अगले 4 दिनों में वो खत्म हो जाएगा ओवर द पीरियड। जैसे जैसे वो बेनिफिट लेगा वैसे वैसे आप उसको उसमें से भी कुछ रेवेन्यू बुक
करना बाकी रह जाएगा, क्योंकि वो क्या होगा, आगे चला जाएगा, नॉट ड्यू टू द फैक्ट कि वो अक्यूमुलेट होगा, पर उसका टाइम अभी बाकी है। क्लियर है? सही है भाई? सर ईवाई इंडक्शन ओपन करेगी भाईजान, ऑडिट तो कर लें, ऑडिट सीखेंगे तो ईवाई रखेगी ना, ऑडिट तो सीखें। पहले बताओ भाईजान, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के पहला क्लियर है कि इस मुसीबत में रिस्क क्या है कि डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई। तो मैंने कहा तुम लोग इससे चको, देखो देयर इज अ रिस्क दैट डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माइट नॉट हैव बीन आइडेंटिफाइड प्रॉपर्ली। आगे इसमें अगर अपना तड़का लगाना चाहो कि विच में लीड टू ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। क्लियर है? चलें जी आगे। आस्किंग फॉर अ फ्रेंड, ओके यार ईवाई खोलेगी भी तो पेपर्स के बहुत करीब, और जिसने मुझसे पूछा था केपीएमजी, मैंने उस दिन भी कहा था केपीएमजी लाजमी खोलेगी, तो ये इंटरनल रूमर्स पे ना बिलीव नहीं किया करो। देखो मैंने उस दिन भी बताया था केपीएमजी इंडक्शन इसलिए खोलेगी क्योंकि उसको ये भी बताना होता है मार्केट में कि हम बच्चे रखते हैं, वरना एक परसेप्शन जाता है, उसको मेंटेन करना होता है। सही? तो मैंने कहा था वो 10 बच्चे भी रखेगी ना रखेगी, ईवाई भी खोलेगी 4-5 बच्चे रखेगी तो रखेगी, पर कहने का मतलब है यू हैव टू वेट फॉर दैट टाइम। ईवाई बिल्कुल करीब खोलेगी, एएफएफ भी सेम करेगी कि वो पेपर जब रिजल्ट आने वाला होगा ना उसके करीब वो टेस्ट वेस्ट लेके फिर जो कैफ क्वालिफाई होगा तो उसको कॉल जाएगी। क्लियर है? पर खैर अभी हम इस पर फोकस करते हैं। चलें सर, इस्लामाबाद और लाहौर के लिए खोला है सिर्फ, हाँ कराची के लिए नहीं खोला। देखो कह रहे हैं ना कराची के लिए नहीं खोला। अब आप बोलेंगे सर मैं लाहौर चला जाता हूँ, हाँ तो चले जाओ, अगर करना है जॉब तो क्या मसले वाली बात है भाई। अब अगर मैनेज करना है, करियर बनाना है, तो अगर बिग 4 चाहिए तो जाओ, फिर कोई मसले वाली बात तो नहीं है। ऐसे मैंने इतने स्टूडेंट्स देखे हैं मेरी ईवाई फर्म में, एक मुल्तान का बच्चा आता है काम करने, तो वो मुल्तान से यहाँ पे आया हुआ, उसने रेंट किया हुआ, घर रहता है वो लोगों के साथ, और वो जाहिर सी बात है उसको पता है कि एक वैन चाहिए मुझे, वहाँ पे कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। उसने क्या किया, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तीनों में अप्लाई किया, जहाँ से हो गया यहाँ पे बोल दिया उसने पार्टनर को मैं रहते ही कराची में हूँ। सही है भाई, रह ले, कोई मसला नहीं है। हमने भी उसके साथ गेम किया। अब तो मैं इस्लामाबाद ऑफिस भी दिखता हूँ ना ईवाई का, मैंने कहा तेरा घर तो मुल्तान में है ना, अब तो इस्लामाबाद में रहेगा। बोला आपको कैसे पता? मैंने कहा बाबू तुम्हारे स्टूडेंट सारे जो साथ रहते हैं ना वो सब भी हमारे ही है ना, तो जाहिर सी बात है हमें पता है। तो हमने उसको बोला भाई तू वहीं रहेगा, फिर हमने उसको जाहिर सी बात है ईवाई ने उसको रेंट वेंट का वो हिसाब किताब करा के दिया, तो वो काम कर रहा है। कहने का मतलब है आपको मोबिलिटी लानी पड़ेगी अपने अंदर। आप मतलब कोई मतलब बीकॉम के बच्चे तो नहीं है आप, मतलब इतनी हाईटेक क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, तो हाईटेक क्वालिफिकेशन में आपको ये घूमना फिरना तो होगा। कल को सेकंडमेंट पे दुबई भेजेंगे तो जाओगे ना, तो पहले उसके लिए सीखना पड़ेगा ना। आप मल्टी डाइवर्सिफिकेशन तो सीखें। अब एक मुझे, अगर मैं सीनियर मैनेजर हूँ, मुझे पता है कि यही चूचू पापा जाएगा ही नहीं कहीं, मैं तुम्हें देखो दुबई के लिए कभी रिकमेंड ही नहीं करूँगा। मैं किसको रिकमेंड करूँगा? जो जाने को रेडी है। अब आते ही ईवाई में बच्चे, उनको पता है ना कि मैं रिकमेंड करता हूँ, वो सर मुझे इस्लामाबाद भेजना है। मैं क्यों? बोला सर ऑडिट सीखना है, करना है। मैंने कहा पहले क्यों नहीं जाते? तो बोला सर समझ आ गई ये बात कि मोबिलिटी से काम बढ़ता है, वैसे नहीं बढ़ता। सही है? खैर, क्योंकि एक्सपीरियंस इज नॉट अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट, एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट हाउ यू डील विद डिफरेंट पीपल्स। उनके अलग अलग सोच होती है, इंटरप्रिटेशन करने का तरीका होता है, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस तो हैं जो तुमसे शेयर करता हूँ। खैर आगे, ताकि मुझे हमेशा के लिए भेज दें वापस ही नहीं आऊँगा। सही है, चलो इधर हमने कहा भाई दूसरा, प्लीज सुनना फोकस के साथ। अब बाइक वाली एग्जांपल को लेके चलते हैं, प्लीज सुनना। हमने कहा बाइक अगर मैं वैसे बेचूं मार्केट में जाके, तो बाइक की जो मार्केट प्राइस है, जिसको हम कहते हैं स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस, स्टैंड अलोन का मतलब है सिर्फ बाइक कितने की मिलेगी, तो हमने कहा वो 2.5 लाख रुपए की। और ऐसे ही कोई चलता हुआ आदमी सर्विस कराने आए, ऐसे ही कोई चलता हुआ आदमी सर्विस कराने आए, तो सर्विस की फी होती है लेट से 20,000 रुपये। अच्छा वाला ऑयल है, सही है। हमने कहा इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, क्यों? 2 सर्विसेज हैं। हमने कहा भाई ये हो गया, तो ये हो गया कुल मिला के। अच्छा, इसको हम कहते हैं भाई स्टैंड अलोन मार्केट प्राइसेस। अच्छा, स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस का मतलब यह है कि अलग से ये चीज इतने की मैसर है। ऑनलाइन वालों प्लीज यहां तक लिख के बताओ ओके। अभी हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे आ गए, अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, उसकी एलोकेशन सीख रहे हैं। क्लियर है? चलें आगे। अब हमने कहा इस पूरे पैकेज के लिए हमने उसको जो ट्रांजैक्शन प्राइस कोड की है
वो है ऑल टुगेदर 2,20,000। भाई हमारी कॉस्ट कम होगी ना, तभी तो हमने कमाने के लिए, घेरने के लिए ये ऑफर की है। तो मार्केट में इतने की मिल रही है, हमने उसको पैकेज बना के दे दिया। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ डिस्काउंट, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ डिस्काउंट। अब दूसरा स्टेप हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। कितनी है ट्रांजैक्शन प्राइस? यानी 220। ट्रांजैक्शन प्राइस है 220, यानी हम यहां पे लिखते हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 3 है, ट्रांजैक्शन प्राइस है 2। अच्छा, अब ये ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट होनी है इस पे और इस पे। अच्छा, अब IFRS 15 ये कहता है कि आप यहां पे भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, आप यहां पे भी मैनिपुलेशन। अच्छा, मैंने कहा कैसी मैनिपुलेशन? जानबूझ के ट्रांजैक्शन प्राइस ज्यादा दे देगा बाइक को ताकि रेवेन्यू ज्यादा बुक हो जाए। भाई मेरी मर्जी है, मैं बोलूं 2 लाख रुपए इसके और बाकी इसके, या मैं बोलूं 2.15 इसके, 5 इसके, या मैं बोलूं 2.19 उसके, 1 इसका। तो ये डिस्क्रिशन आप पे नहीं रखी, ये डिस्क्रिशन आप पे नहीं रखी। पहले तो बताओ 2 बातें, एक तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 1 से ज्यादा है, ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है? ये 3 हिस्सों में ब्रेक होगी। पर क्या ये 3 हिस्सों में ब्रेक करने का इख्तियार आपके पास है? नहीं। स्टैंडर्ड ने कहा मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूं। वो तरीकाकार ये है कि आप इसको मार्केट प्राइस के रेशियो में बांटें। यानी आपने जितना भी डिस्काउंट दिया है ना, वेरी गुड, बिस्मिल्लाह आप दें, पर इस प्राइस का जो ब्रेक होगा वो मार्केट प्राइस के रेशियो में होगा, ताकि आपकी डिस्क्रिशन ही ना रहे, आपकी। वेरी गुड। आप एक काम करें, अगर मैं रेशियो निकालूं, प्लीज सुनिएगा यार बच्चों, अगर मैं रेशियो निकालूं बाइक का, तो आप 250 को 290 से डिवाइड करें, 250 डिवाइडेड बाय 290, आसानी के लिए जल्दी बताओ। 0.8620। अच्छा, ये बाइक हो गया, और सर्विसेज 1 में से माइनस कर लो, कितना आता है? 13.1380 हो जाएगा ना। अच्छा, ये ऐसे निकला भाई 40,000 इंटू 290,000। अच्छा, हमने कहा सर इस रेशियो का आप क्या करें? भाई इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? इससे, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे। तो आपने कहा इस पूरी प्राइस में बाइक की प्राइस आ गई और सर्विस की प्राइस आ गई। क्या ये इख्तियार आपके पास ही है? मार्केट प्राइस का रेशियो है, मार्केट प्राइस का रेशियो है। जल्दी बताएं कितनी आती है? यहां पे बताया अभी 189,655 और 30,345। ये कुल मिला के आपका बन गया। अच्छा, यार प्लीज फोकस होकर सुनना, इन दोनों को, जो भी मेरे आंसर हैं, इसको हम कहते हैं एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस। ऐसा है? अच्छा, अब जरा हम IFRS 15 का तस्करा करें और उसको फिर ऑडिट से लिंक करें। पहला मसला आपको यह था ऐसे इदारे में जहां पे एक से ज्यादा ऑब्लिगेशन है कि एक तो ऑब्लिगेशन सही आइडेंटिफाई ना हुई हो, हमने उसको चेक कर दिया। फिर दूसरा भंड भी तो है कि एलोकेशन सही, तो हम ये कह सकते हैं देयर इज अ रिस्क दैट ट्रांजैक्शन प्राइस माइट नॉट हैव बीन एलोकेटेड प्रॉपरली, माइट नॉट हैव बीन एलोकेटेड। अच्छा, प्रॉपरली का मतलब कह रहा हूं कि एरर में ज्यादा भी हो सकता है, ऑल्दो वो करेगा नहीं, बट मैं कह रहा हूं हो सकता है। आप ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से सोचें, तो हमने कहा यहां पे देखें, देयर इज अ रिस्क दैट ट्रांजैक्शन प्राइस माइट नॉट हैव बीन एलोकेटेड प्रॉपरली। तो इसकी पता है एंट्री क्या बनानी चाहिए थी कंपनी को? आपके पास बैंक में पैसा आया 220, आपने रेवेन्यू क्रेडिट किया 220 से 189,655, और आपकी आ गई कॉन्ट्रैक्ट 30,345। जल्दी बताओ ये लायबिलिटी में कब तक रहेगा? वेरी गुड। अब एक बंदा आया, उसने एक बार की सर्विस ले ली,
तो आप पता है क्या करेंगे, सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट। पैसे कहाँ गए, पहले ही आ गए थे। और फिर वो जो मैकेनिक को पैसे देते हो सर्विस करने के, उसका एक्सपेंस बुक कर लेना, सर्विस एक्सपेंस, पर वो उस वक्त होगा जब ये काम होगा। क्लैरिटी है? अच्छा सर, मार्केट प्राइस में भी तो रिस्क हो सकता है ना कि गलत पता लगवा लियो, तो हम यही तो कह रहे हैं। जब मैं ये अंग्रेजी लिख रहा हूं, देयर इज अ रिस्क दैट ट्रांजैक्शन प्राइस माइट नॉट हैव बीन एलोकेटेड प्रॉपर्ली, उसमें सब तो कवर हो गया कि मार्केट प्राइस का पिक करना भी और रेशो निकालना भी। तो अंग्रेजी के शब्द ही ऐसे चूज करो कि सब चीजें कवर हो जाएं। मानिए क्लियर है? जल्दी बताएं। ये IFRS 15 का मसला आ गया। हमने कहा भाई तीसरी, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। अच्छा, अब चौथी चीज कहता है कि आपको अब सब पता लग गया किस चीज की क्या कीमत है पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, किस चीज की क्या कीमत है पूरे कॉन्ट्रैक्ट में। अब आपने जो रेवेन्यू बुक करना है वो तब करना है जब वो चीज सेटल, देखो क्या लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज एंड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटल्ड। तो क्या हम यहां पे एक जेनरिक रिस्क लिख सकते हैं, देयर इज अ रिस्क दैट रेवेन्यू माइट हैव बीन रिकॉर्डेड इवन दो द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज नॉट। मैं कह रहा हूं भाई आप वर्स्ट केस सिनेरियो पे चले जाएं, आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस भी सही एलोकेट हो गई, फिर भी मुसीबत, आपने सर्विस का रेवेन्यू बुक कर लिया, जबकि करना। अच्छा, इसको ऑडिट करने का तरीका सिखाता हूं। हम जब ऐसे इदारों को ऑडिट करते हैं ना, हम बोलते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट था, मैं कॉन्ट्रैक्ट देखा, उसने बोला 3 महीने की सर्विस है। मैंने कहा तूने सर्विस रेवेन्यू क्यों बुक कर लिया? उसने बोला सर्विस करा के गया था। मैंने कहा जब सर्विस करा के गया था तो गेट पास बना होगा, कार या बाइक एंटर हुई होगी, उस बंदे के दस्तखत लिए होंगे कि वापस नहीं आया। मैंने कहा वो सबूत दिखा दे। तो वहां से पता लगेगा कि क्या ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन या उसने अपना प्रॉमिस सेटल किया या नहीं किया। ये ऑडिट करने का तरीका है। पर आप पहले कॉन्ट्रैक्ट पिक करेंगे तो समझ आएगा ना। वापस से आपके कितने मसले थे पहले? पहला वाला परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई नहीं हो, क्या वो रिस्क सही पिक किया, चेक लगा दिया। दूसरा ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट, आपने उसको भी चेक कर लिया, रिस्क है आपका। तीसरा कि एलोकेशन सही होने के बावजूद भी रेवेन्यू बुक कर लिया हो उस सर्विस का जो कि आपने दी नहीं है। तो हमने ये कहा कि जब आपने वो सर्विस नहीं दी तो उसका रेवेन्यू कैसे बुक हो सकता है? तो हमने कहा सुनना, हमने ये कहा भाईजान मुझे आप एक बात बताएं, आपने ये सर्विस दे दी है? बोला हाँ दी है, तभी रेवेन्यू बुक किया। अच्छा, मैंने कहा मुझे सबूत दे दें, क्योंकि देखो ये तुम यहां पे पहुंचे कैसे, क्योंकि तुम्हें रिस्क था पीछे। अगर तुम्हें यही नहीं पता हो कि सर्विस रेवेन्यू बुक होना नहीं चाहिए था जब तक सेटल ना हो, तुम कभी उसको चेक ना करते। तो तुम्हें अब लॉजिक तो है ना उसके पीछे। अब तुम गए, तुमने बोला भाई मुझे बताओ उसका गेट पास कहाँ है, उसने गेट पास दिखा दिया। मैंने कहा कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट दिखाओ, हमने वो देख ली। तो क्या हमें ये सबूत मिल गया कि ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल हो चुकी है? वंस ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल हो चुकी है तो हम कहेंगे आपने रेवेन्यू बिल्कुल। अच्छा, एक और गेम सुनो इसमें। दूसरा, हमने कहा रेवेन्यू बुक हुआ है, आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल की है, मुझे चेक करा दें। उसने बोला भाई वो गेट पास नहीं बना, क्यों? टाइम लैप्स हो गया होगा। टाइम, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट डेट देखी, उससे 3 महीने देखे, मैंने कहा नहीं आया तो रेवेन्यू। तब भी तो लॉजिक बनती है ना। तो लॉजिक तब बन रही है जब तुम्हें पीछे पता है कि मसला क्या हो सकता है। क्लैरिटी है? चलिए सुरेश जल्दी बताओ, क्लियर है? सेकंड वाला रिपीट कर दे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट खोला, देखिए वो प्राइस 220, आइडेंटिफिकेशन। सही है? फिर क्या है इसके बाद? एलोकेशन। तो क्या आइडेंटिफिकेशन भी गलत हो सकती है? यस। एलोकेशन भी गलत हो सकती है, और एलोकेशन के बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड भी गलत हो सकता है। अच्छा सर ये नोट कर लें, देखें ये सारी बुक में है, आप अगर पहला चैप्टर खोल के देखें तो आपको उसमें लिखा हुआ दिखेगा। पर अभी जो बुक आ जाएगी एक आध दिन में, तो उसके ऊपर ये एग्जाम्पल्स कॉपी कर लेना बस, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका जर्नल से सवालात से भरे, और एक ही बुक को रिवाइज करने के लिए जहां पे सारी एग्जाम्पल्स हों। सही है? तो बुक के ऊपर टीप देना, ये सारा यही बने हुए हैं, ये सारी चीजें लिखी हुई है उसके अंदर। सही है? अच्छा सर ये सारे IFRS 15 के इनहेरेंट रिस्क हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, वेरी गुड। ये कह रहे हैं ये जो जितने भी रिस्क आपने बताया, क्या ये IFRS 15 के एम्बेडेड रिस्क हैं? यस, ये उसके अंदर छुपे हुए रिस्क हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होंगे जहां पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक से ज्यादा होगी। क्लियर? अच्छा, एक रिस्क हमेशा रहेगा,
आखिर वाला, नहीं आई बात समझ? एक रिस्क हमेशा रहेगा आखिर वाला किसी भी इदारे में कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल ना की हो, रेवेन्यू बुक कर लिया हो, तो वो तो हमेशा ही रहेगा। पर हम तो उससे ऊपर की बात कर रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा हो तो वो सारी चुरंगियाँ आ रही हैं। क्लियर है भाई? अच्छा, मानिया कह रही है सर आइडेंटिफिकेशन में वही मार्केट प्राइस वाला रिस्क आता है। नहीं बेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट को खोला, उसमें देखा प्राइस कितनी है और वो आइडेंटिफाई हो गई, इसमें कोई मसला नहीं है। सही है? आपने IFRS 9 के PDF सेंड किए थे, वो हमने खुद करने IFRS 9 के PDF सेंड किए थे? मैंने कब सेंड किए? अच्छा, वो भाई मिस्टेकनली FAR 2 का भेज दिया होगा ना, आपने खुद नहीं करने, वो FAR 2 का मवाद मैंने वहाँ भेज दिया होगा। सही है? क्योंकि ये लोग जो ग्रुप बनाते हैं ना, उसमें मार्च 25, 25, 25, तो सब हमारे पास पे पिछले पुराने कदीम ज़मानों के भी ग्रुप चल रहे हैं। तो वो एक बच्चे ने मुझे रिप्लाई किया, सर आज तक आप हमें भेज रहे हैं। मैं तो फाइनल में आ गया। तुमने कहा तू क्यों देख रहा है भाई, तेरे काम। उन्होंने कहा तू चर्सी बैठा हुआ क्यों है ग्रुप में जब तू पास हो चुका है? बोला सर ऐसी चीज़ें आती हैं यहाँ पे। तुमने कहा नहीं पूछ इधर। चलें पहले बताओ भाई, बात क्लियर है? चलें जी, हमने कहा आप आखिरी देख लें। देयर इज अ रिस्क that revenue might have been recognized even though the performance obligation have not been settled। पहले बताओ कहानी क्लियर है? यानी IFRS 15 के एम्बेड में हम उतर गए, यहां तक का कोई सवाल? 15 क्लियर है? बाकी सारे बच्चे जल्दी से बता दो भाई, हम कोशिश कर। अच्छा देखो, मजे की बात है, मैंने आपको IAS 38 के भी रिस्क सिखा दी है, इंटेंजिबल्स के। अभी PP के भी कुछ स्पेसिफिक रिस्क होंगे, वो सीख लेंगे। लीजेस के होंगे, IFRS 9 के होंगे, तो हम सारे एक एक करके देख लेंगे। IFRS 9 के तुम मुझे बता सकते हो सकता है कि फेयर वैल्यू थ्रू OCI की जगह फेयर वैल्यू थ्रू और PNL की जगह OCI। हो सकता है कि IRR को यूज करके इनकम ना बुक की हो, कूपन पे बुक कर ली हो। तो वो जो जेनरिक बातें मैं तुम्हें लिखवा दूंगा एक जगह, जब वो सिनेरियो आएगा ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो पूछना भूल जाए, पूछ सकता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे कैरी हो रही है, क्या रिस्क है? हो सकता है डेप्रिसिएशन बुक कर लिया हो। अब देखो तुम्हारा सोचने का तरीका डेवलप हुआ ना, जब तुम समझते हो कि चीज है तो ये गलती हो सकती है। पॉसिबल मिस्टेक्स, व्हाट कुड गो रॉन्ग, ये सोचना है तुमने। तो तुमने कहा IP डेप्रिशिएट नहीं होती, तो उसने कर दी हो सकता है जो उसने फेयर वैल्यू उठाई है वो गलत हो और फेयर वैल्यू गेन गलत बुक किया हो सकता है कि फेयर वैल्यू पे रखी हुई प्रॉपर्टी और कॉस्ट पे ट्रांसफर कर दी हो। अगर ऐसा कोई वाकया है जो कि अलाउड नहीं है, तो ये गलती कहलाएगी। ये सारी चीजें अगेन आपको ये अंदेशा देती हैं कि भाई आपको नॉलेज होनी चाहिए, बाकी काम इजी है। क्लियर है? तो इसके लिए भी मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, ये रहा, ये स्प्रिंग 2022 का क्या। अभी तो आप ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास 10 मिनट हैं। तो अगेन स्ट्रेटेजी क्या है, ये आप करेंगे और आपको अल्लाह की कसम है आप सोल्यूशन नहीं देखेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखो पहला क्या है, तुमने बता दिया, मतलब वाकई गेम ऑन हो जाएगी। पहला देखो, आइडेंटिफाई द मैटर्स you will consider while obtaining understanding of APL and its environment. Operations, ownership structure, regulatory, और उसकी एग्जाम्पल यार फ्री के 5 नंबर है भाई। क्लियर है? ये थ्योरी हो गया। नीचे आ जाओ, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस बिजनेस रिस्क एंड रिलेटेड। अच्छा, बिजनेस रिस्क को हटा के सिर्फ ऑडिट रिस्क लिख के आना। मैं बिजनेस रिस्क का आपको तस्कर अगली क्लास में बताऊंगा। क्लियर है? तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई हमने सिर्फ और सिर्फ ऑडिट रिस्क लिखना है। अच्छा, मैं खाली एक चीज बताता हूं फिर क्लास को कंक्लूड करूंगा। सही है? बिजनेस रिस्क क्या है? जिससे बिजनेस इफेक्ट होगा। तो मैंने इसमें कोई ना न्यू चीज नहीं है, मैं आपको तो सीखने का सोचने का सलीका सिखाता हूं। इंपोर्ट अगर बैन हो गई, इंपोर्ट अगर, तो एंटिटी के ऑपरेशंस डिस्टर्ब होंगे, कैश फ्लो नहीं आएगा, ये बिजनेस रिस्क हो गया। ऑडिट रिस्क क्या है? गोइंग कंसर्न। नहीं आई बात समझ? तो बिजनेस रिस्क दैट विल इफेक्ट ऑडिट रिस्क। चलो वेरी गुड, पहले बताओ बात समझ आती है? यार अड्डा लगवाऊं बिलावा, एक पेज बना के तुम बिजनेस रिस्क याद कर लो तो फजूल बात है यार। खुद थोड़ा सा लिखो, समझो, तहजीब लाओ उसकी, तो खुद हो जाएगा। वापस से रिपीट करता हूं, बिजनेस रिस्क का मतलब यह है कि मैनेजमेंट बन के सोचो। बिल्कुल सही बोला इसने। ऑडिट रिस्क का मतलब है कि उसी से ऑडिट का मसला क्या हो सकता है। अब एक चीज सुनो, तुम इंपोर्ट करते हो, मार्केट में एक्सचेंज रेट ऊपर जा रहे हैं,
तो मैनेजमेंट बोलेगी, मैनेजमेंट सोचेगी कि हमारे पास हमारे मार्जिन्स कम हो जाएंगे, हमारे मार्जिन्स, आपका क्या रिस्क है? एक तो इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट, एनआरवी लॉसेस। नहीं ये बात समझ, तो ये ऐसे सोचना है यार। मैंने बोला चलो बिजनेस रिस्क को अगली क्लास में क्यों लेके जाएं यार, यहां सीख लो भाई। तो आप दिमाग चलाओ, आपको खुद समझ आएगा। बिजनेस सेंस है। चलो 2-3 चीजें तुमसे पूछता हूं, उम्मीद है कि बता दोगे। इधर तुमने लोन लिया हुआ है, सही है, तुम्हारे डेट कोवेनेंट्स ब्रीच हो रहे हैं, बिजनेस रिस्क क्या है? कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, लिक्विडिटी इश्यूज, कैश फ्लो प्रॉब्लम, ऑडिट रिस्क क्या है? गोइंग कंसर्न। क्लियर है? चलें जी, एक दो चीजें और। कल वाली क्लास से सुनो यार, जो कल क्लास ली थी हमने, जिसमें हमने पास पेपर डिस्कस किया था, आपने कहा कि आपके पास एक्सपायर्ड स्टॉक पड़ा हुआ है जो आपने कस्टमर को चिपका दिया। बिजनेस रिस्क क्या है? सोच के एक मिनट रुकना। बिजनेस रिस्क क्या? एक्सपायर्ड स्टॉक आपने कस्टमर को चिपका दिया, वो बीमार हो गया। बिजनेस रिस्क क्या है? ये रेपुटेशन लॉस ऑफ कस्टमर, रेपुटेशन लॉस ऑफ कस्टमर। तो देखो ऐसे सोचो यार, देखो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं एक पेज पे लिख के दे दूंगा, अगर उससे बाहर आ गया तुम बोलोगे तुमने तो सोचना ही इतना सा किया था। सोचो, लिखो, ऑडिट से लिंक करो। सोचो, लिखो, ऑडिट से लिंक करो। इसका ऑडिट रिस्क क्या था? हेवी फाइन्स एंड पेनल्टीज, अनडिस्क्लोज्ड कंटीजेंसीज। कहानी क्लियर है? तो बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क में तमीज तहजीब है। मैं फिर भी आपको बुक में भी है वो लिखा हुआ मिल जाएगा, मैं आपको अलग से भी एक पेज बना के दे दूंगा आपकी तसल्ली के लिए। मेरी सजेशन ये है, आप अपने दिमाग को एक जगह रिस्ट्रिक्ट नहीं करें, क्योंकि आपको एक गाइड मिल जाती है ना, तो आप उस बाउंड्री में रहते हैं, तो आपकी सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है। सही है जी? वो कह रहे हैं सर हो गया, समझ आ गया। अनडिस्क्लोज कंटीजेंसी, सर रिक्वायरमेंट ए कैसे पता लगी? लिखी हुई है इसलिए पता लगी। यदि आइडेंटिफाई द मैटर्स, वो मैटर आइडेंटिफाई करके दो जो कि आप अपने दिमाग में रखेंगे जब आप समझ रहे होंगे एंटिटी को। और तो मैंने आपसे पूछा था ना कि एंटिटी में क्या क्या समझते हो, उसकी इंडस्ट्री की चीजें, ऑपरेशंस, ओनरशिप स्ट्रक्चर, हाउ इट इज फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स मेड, सारी चीजें। तो लिख देना भाई, फ्री के नंबर है। क्लियर है? तो हम इस सवाल को ओनरशिप स्ट्रक्चर का मतलब, अच्छा देखो मैंने बताया भी था, एक तो भाई ये क्लाइंट दिमाग की दही कर दी है इसने। इधर ओनरशिप स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी जरदारी की है तो आप बोलोगे सब बेहतरीन चल रहा है, या आपका रिस्क ज्यादा होगा, तो आप जूनियर लेके जाएंगे या एक्सपीरियंस टीम मेंबर, तो वो आपको स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करेंगे। सही है? चलें जी, बिल्कुल वही जो कल पढ़ा था वही है। तो मैंने आपको कहा था ना ये आया हुआ है 5 नंबर का, तो ऐसे कभी कभार तुक्का लग जाता है। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है लॉजिकल रीजनिंग प्लस बुक हम दोनों साथ कवर करेंगे। सही है? चलें जी, मिलते हैं। कल की क्लास भी सुबह होगी। सही है जी? और हम देखो, अच्छा एक चीज़ आज डिस्कस कर लेते हैं, प्लीज़ सुनना यार। वो बच्चे ने भी मुझे मैसेज किया था, देखो यार एक अवाम है जो बोलती है शाम में बुलाएं, नहीं, और एक अवाम बोलती है शाम में बुलाएं या सुबह वाली, दोनों मिक्स है ना। मैं कोशिश ये करूंगा, सुनना, मैं सुबह ही रखूंगा हमेशा। मैं तुम्हें बाखुदा बता रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ सुन लो फिर हम क्लास को ऑफ करते हैं। मैं बाखुदा सुबह ही बुलाऊंगा हमेशा, मेरी प्रेफरेंस भी सुबह होती है ताकि भाई मैं रात तक ऑफिस का काम करूँ। फिर CFAP 6 की क्लास होती है रात को, वो भी लाइव पढ़ाना है मुझे, वो भी अलग मतलब पंग पाली हुई है मैंने कि वो बोलते हैं भाई लाइव पढ़ाओ, तो सही है वो पढ़ाता हूँ मैं, कमिटमेंट है उनसे। यहाँ पे मैं बाज़ औक़ात शाम में इसलिए ले जाता हूँ, देखो यहाँ पे ना शाम में कर लें पॉसिबल, मैं शाम में सिर्फ इसलिए ले जाता हूँ क्योंकि मैं मैनेज कर रहा होता हूँ अपना ऑफिस भी और ट्रेनिंग्स भी। अब कल मैं यहाँ से सुबह FA1 की क्लास लेके गया, मैंने बताया था अनीब को, और मैं 10:30 बजे पहुँच गया PC। अब वहाँ पे पार्टनर भी बैठा हुआ मेरे ऑफिस को, उसने बोला आ जाए रिव्यू करा, काम था उनको कोई, मैंने वहीं लैपटॉप खोला, टकाटक लग गया, 1 घंटा उन्होंने रिव्यू किया, फिर माइक पहना, अंग्रेज़ों को ट्रेनिंग देना शुरू, ट्रेनिंग दी, फिर ऑफिस बुलाया मुझे, PC से ऑफिस गया, वहाँ पे 2-3 चीज़ें हमने डिस्कस की क्लाइंट की, फिर वापस फिर ट्रेनिंग दी। अब अंग्रेज़ों को मज़ा आ गया फ्री में कि भाई कैन यू प्लीज़ टेल मी दिस, हाउ दिस रिस्क इज आइडेंटिफाइड इन गोइंग कंसर्न, हाउ यू विल असेस दिस, सब पूछ रहे। 5:05 हुए और मेरी 5 बजे क्लास थी और मैं वहाँ बैठा, तो मैंने बच्चों को मैसेज किया मैं 5:20 पे ज्वाइन करूँगा। आप लोगों को बताया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा सॉरी दैट्स इट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। सही है? मैंने रखा, मैं निकल गया, सीधी सी बात है, लंबी कर रहा है। इधर
मैंने रखा, मैं यहाँ पे आया, अपनी कमिटमेंट पूरी की, और मैं यकीन करो जो वहाँ पे लंच ब्रेक था ना, उसमें मैंने तुम्हारे नोट्स सेट किए थे। ऐसी बात है, रीड तो करूँगा ना पढ़ाने से पहले। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हें सिर्फ इतनी फेवर करनी होगी, बाज़ औकात मैं कभी कभार सिर्फ शाम में रखूँगा, या एक आध बार ऐसा होगा, एक आध बार या कुछ 2-3 दिन के लिए कि लाइव क्लास हो गई, वो भी अगर मैं अवेलेबल ना हुआ, लाइव रिकॉर्डेड नहीं कह रहा, बाखुदा लाइव, तुम्हें सिर्फ कुछ दिनों का फेवर देना होगा, और मैं अल्लाह की कसम अपनी लिमिट से बियॉन्ड जाऊँगा। पिछली बार से जब ज़्यादा पढ़ाने को कहता हूँ ना, पिछली बार बहुत एक्सट्रीम पढ़ाया था मैंने, इस बार उससे भी ज़्यादा जाऊँगा, पर ये मेरा वादा है, तुम्हें ये पास कराऊँगा, तबीयत ख़राब करके भी कहीं भी बैठा हूँ, पर तुम्हें थोड़ा सा खाली ये हेल्प करना होगा, सही है। 1-2 दिनों की बात होगी, 3-4 दिनों की बात होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लाइव होगा अगर हुआ भी तो, लेट्स एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद चला गया 5 दिनों के लिए, तो वो 5 दिन यार खुदा के वास्ते हमें रोकना नहीं है, आपने प्रॉमिस करना है कि मैं ऑनलाइन आऊँगा, सही है, क्योंकि मैं तो तुमसे ज़्यादा, भाई तुमसे ज़्यादा मसले में तो मैं हूँ, मैं ये सारी चीज़ें लेके जाऊँगा पैक करके, और एयरपोर्ट पर अलग तंग करना, पता नहीं क्या लेके जा रहा है, भाई मेडल्स होते हैं ना सारे, वो पूछते कैमरा क्यों लेके जा रहे हो, मैंने कहा शादी है किसी की, रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, नहीं भाई, तो उसको समझाना पड़ता है, तो पूरा सेटअप वहाँ लगाता हूँ, फिर होटल में जाके क्लाइंट को कहता हूँ कि भाईजान मुझे ये किस्म के नेट चाहिए ताकि मेरा इक्विपमेंट चलता रहे। तो खैर मेरा तुमसे कमिटमेंट है, पूरा बैच लाइव और फिजिकल होगा। हाँ 4-5 दिनों की बात हुई तो वो तुम्हें सिर्फ ये करना पड़ेगा शाम का या फिर लाइव का, इससे ज़्यादा नहीं होगा, सही है। चलो जी, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़। बुक करवा देता हूँ, सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़। यार आ जाएगी मंडे तक। कल हम रखेंगे।